क्या चल रहा है अपना चौथा भाग। स्वर पूरे हो गए ना स्वर। पूछूं आपसे सवाल पूछूं दो चार स्वरों से संबंधित दो चार सवाल, ताकि ये देखूं कि आपने घर जाके बच्चों की आदत होती है कि हिंदी वाली कॉपी को ठंडे बस्ते में डाल देना। आपकी भी है क्या ऐसी? है, सबकी होती है। दुनिया के कोई सा भी ऐसा बच्चा नहीं मिला कि जो वापस जाके हिंदी की कॉपी को संभाले, बाकी सब कॉपियों को संभाल लेता है। ठीक है। मैंने कल किसी की एक दूसरी कोचिंग की नोट्स देखे थे। मैंने सोचा यार देखें तो सही। आरएस के नोट्स देखे थे कि इसमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़ रहे हैं। एकदम परफेक्ट पढ़ रहे हैं, चिंता मत करना, ठीक है। नाम तो नहीं लूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी कोचिंग का, लेकिन एक ऐसी कोचिंग जो अपने आप को धुरंधर समझती है। नहीं, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का भी, भाव समझ रहे हो। चलो, मैंने उनके देखा क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट है मेरा छोड़ा हुआ, कोई जानकार आ गया था। ठीक है, मैंने कहा यार इससे तो अच्छा है मेरे यूट्यूब से फ्री वाली क्लासेस पढ़ ले। ठीक है, भाव खुल जाएंगे आपके। है? कौन सी? अच्छा, ले ली, देख ली पूरा। वो क्या करते हैं वो कर दिया, डॉक्टर माइना। चलो, स्वरों के बारे में हम बात करते हैं। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं अंजलि? कौन कौन से? मतलब पूरा तैयार करके आइए। सहजातीय स्वर, गुड। नहीं, कितने होते हैं वही बता दे। सहजातीय स्वर कितने होते हैं? ऐसे गिनोगे थोड़ी। पहले विजातीय याद कर लो, सहजातियों को याद करने को है। विजातीय स्वर कितने हैं? चार। ऐसे स्वर जो भिन्न भिन्न जाति से बने हो, ए ऐ ओ औ। बच गया जो सारा। ऐसे जवाब देना है, बच गया जो सारे सहजातीय है। चलो फिर और बात करते हैं। दक्ष। दक्ष। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से दो? ये तो अलग ही बात होगी। स्वर कितने प्रकार के, प्रकार पूछ रहा हूं ना कि प्रकारों के में जो स्वर है वो कितने होते हैं ओष्ठ के आधार पर? शिव चरण है, यही है। नहीं, आप बताओ, उसने तो क्या बताया, छोड़ो उसको। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आकांक्षा बताइए, उसको समझा थोड़ा सा। ये पूछ रहा हूं मैं। गोलाकार स्वर और अगोलाकार स्वर। गोलाकार स्वर जिनकी संख्या चार होती है, उ, दीर्घ, ओ औ। बच गए जो सारे अगोलाकार। ऐसा याद करो, सारा क्यों रट्टा मारो। दोनों में एक एक चीज, जो कम कम है वो याद कर लो, ज्यादा वाली बच गई वो याद है, क्योंकि 11 आपके याद ही है। चलो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि कल आते हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा। क्या पढ़ेंगे हम? मात्रा। थोड़ी सी जानकारी दूंगा, वैसे ज्यादा आपका है नहीं, लेकिन आपको मात्राओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि मात्राओं का वर्गीकरण। मात्राओं का वर्गीकरण यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। मात्राओं का वर्गीकरण क्या होती है? मात्रा किसे कहते हो आप? मात्रा किसे कहते हो? मात्रा, मात्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ आने पे हवा देती है ये, बढ़िया। ठीक है। नहीं नहीं, इतनी बहुत है, आपको नहीं आएगी फिर। चलिएगा, अब यहां पर हम बात करें सबसे पहले मात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, मात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि भाषा में दिया गया जो शब्द है उस शब्द का अर्थ आपको जानना होता है। ठीक है, उस शब्द का अर्थ आपको जानना होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। तो मात्रा का अर्थ क्या है, किससे लोगे आप? कभी नहीं सोचा आपने? कम ज्यादा? क्वांटिटी? हाँ, वही जो आप समझ रहे हो उसको आप एक्सप्लेन करो। अंकिता, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? नहीं, मात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
शाब्दिक अर्थ का मतलब जो शब्द दिख रहा है उसका अर्थ। तो आपको मैं बताऊं कि मात्रा जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है समय। आप कहोगे क्या घड़ी वाला समय? घड़ी वाला समय नहीं, अर्थात स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय। अब एक तो आपने ए बोला, इसमें कम समय लगा, एक आपने बोला आ, तो उसमें समय आपको लगा अधिक। तो उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको मात्रा कहा जाता है। जैसे एक तो आप रम बोलते हो, रै में रम बोल दी, लेकिन एक आप रै में आ जोड़ दो, क्या बोलोगे? राम। मतलब रै में आपने ए जोड़ा था तो वो ए बोलते आपने छोड़ दिया, उसमें आपको कम समय लगा, लेकिन जैसे आपने उसमें आ जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया आपका? रा। फिर मैं राम। तो उच्चारण में यानी कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला, ये आप सीधा यहां पे आप लिख सकते हो भाई मेरे। ठीक है, उच्चारण में लगने वाला जो समय, उच्चारण में लगने वाला समय, यहां पे आप नोट करोगे उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, उसे क्या कहा जाता है? मात्रा। लेकिन एक मात्रा शब्द का अर्थ और होता है। मापतोल की जो इकाई होती है उसको मात्रा कहते हैं। मापतोल की जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। तो आप दूसरी बात ये लिख सकते हो भैया, मापतोल की इकाई या नापतोल की इकाई। ठीक है, मापतोल की इकाई, ये मात्रा का अर्थ है, मात्रा शब्द का अर्थ है। लेकिन हम अगर बात करी जाए हमारी वर्णमाला में इस मात्रा का अर्थ क्या होता है, तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा बस। अब एक बात दूसरी ओर, कि जब आप वर्णमाला पढ़ते हो उस वर्णमाला के अंदर जितने भी आपके स्वर होते हैं उतनी ही क्या होती है? होती है। कन्फर्म ही तो है भाई, आपके जितने वर्णमाला है उस वर्णमाला में जितने स्वर है वो सारे स्वर क्या है? मात्रा है। भाई ए है, उसकी भी एक मात्रा है, आ की दो मात्रा है, ई की एक मात्रा है, ऊ की आपकी दीर्घ ऊ की आपकी दो मात्रा है, दीर्घ ई की दो मात्रा है, री की एक मात्रा है, ए ऐ ओ औ की दो मात्रा है, यानी इनकी मात्राएं होती है। तो मैं जब एक चैनल पर और पढ़ा रहा था, अब उन्होंने ऐसे ही पढ़ा था, मैंने कहा मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों ने कहा मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। तो आपके मन में भी ऐसा मन है, भाव है क्या कि 10 होती है? अगर मैं पूछ लूं कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? आप इन अनभिज्ञ इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे हैं या ऑफलाइन है, उनको ऐसा पढ़ा देते हैं मात्राओं की संख्या होती है कितनी? 10। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए मात्राओं की संख्या कितनी है? 11। अब जब मैं उनको ये कहता हूं कि मात्राओं की संख्या 11 है, कि नहीं 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 गुरुजी हमने तो कितनी पढ़ी थी? 10 पढ़ी थी। फिर मैं बताता हूँ भाई 10 पढ़ी थी तो कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती? तो फिर उन्होंने कहा कि जी ए स्वर है उसकी मात्रा नहीं होती। तो इसके लिए जवाब ये है कि ए की मात्रा होती तो है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती, इसलिए उनको 10 मान लिया जाता है। तो सवाल थोड़ा सा चेंज आपको ये करना है कि मात्राओं की अगर कुल संख्या पूछे आप तो 11 बतानी है, और अगर आपसे ये पूछे कि मात्राओं की दृश्य संख्या कितनी होती है, मात्राओं की दृश्य संख्या कितनी होती है, दृश्य का मतलब क्या होता है? जो दिखाई दे। अब इसका जवाब क्या होता है? 10। दोनों बातें अलग अलग है। एक तो यहां पे मात्राओं की संख्या और एक मात्राओं की दृश्य संख्या, दोनों में अंतर है। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। अगले पेज पर दृश्य है, कैसे है दृश्य है, उनको हम समझते हैं ना। यार टाइम ही अभी हुआ है, तो इससे पहले तो क्या ही लिखा था मैं। ऐसे तो लिखाता ही रहता हूँ सारा दिन, बट आपको नहीं लिखाया है। मैं खुद की, आपकी क्या?
मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, थक जाओगे आप। 15-15 घंटे एक जगह खड़ा रह के पढ़ाता हूँ मैं। आप ये बात डिलीवर करो। समझे? समझदार हो आप लोग। हाँ, हम दोनों एक दिन प्लान कर रहे थे सोमेंद्र जी और मैं, यार 1.5-1.5 घंटे की तो हो तो थोड़ा ठीक रहे। पर मेरी क्लास जो है अभी थोड़े 2-4 दिन के बाद में क्या हो जाएगी, एक यूट्यूब पर सेपरेट क्लास हो जाएगी RS जंक्शन के ऊपर, SI के लिए। है, मैं सारा दिन पढ़ाता ही हूँ, गला ही ठीक नहीं हो पाता। नहीं, वो हमने ऐसे कर रखी है, खुली तेरा हुक्म रंग है मेरा। वो प्रो करें शुरू? नहीं, जल्दी आया कर यार, ऐसे फिर ऑनलाइन वाले बच्चे बैठ करते हैं फिर बैठ के। चलो फिर देखें, हो गया क्या भाई? तो मात्राओं की संख्या जो है वो आपकी 11 है और दृश्य संख्या 10। कैसे? तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, मैंने स्वर लिखाया था तो वहां पे एक दूसरी लाइन लिखवाई थी, अगर आपको याद है तो। वहां पे मैंने ये लिखा था, जो स्वर होते हैं वही क्या होती है, आपकी मात्रा होती है। लिखाई थी ये लाइन, ये लाइन लिखाई थी मैंने। तो अब देखो, पहले तो मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, स्वर लिख रहा हूं 11, और फिर इन्हीं स्वरों की मात्रा लिख रहा हूं आपके सामने 11। जो ये कहते हैं कि इनकी मात्राएं 11 होती नहीं, आप तो ऐसे ही बता रहे हो, तो उनको हम देते हैं तथ्य। ये लो जी, ऐसे होती है मात्राएं आपकी 11 और ऐसी होती है मात्राएं 10। तो पहले तो नोट कर लो मेरे साथ साथ में, आप साथ साथ में नोट कर लो, ताकि थोड़ा सा आपका भी टाइम बच जाए। अब मुझे तो ये मिटोने वाला ना, ये थोड़ा सा ठीक है। यहां पर आपके लिए आते हैं स्वर। स्वर तो याद हो गए होंगे अब से पहले आपको, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, और उसके बाद में आपका आता है री, और उसके बाद में आता है आपका ए, आई, और ओ, और औ। तभी तो हम एक और बोलते हैं और एक और बोलते हैं, लेकिन आप नहीं बोलते, मैं बोलता हूं। तू होशियार है तो बोले, ठीक है। बाकी होशियार को नहीं। ठीक है। अब हम आगे की बात करें, देखो यहां पर आपके सामने एक शब्द है आपका और एक है आपका और। उच्चारण सही करोगे तो शब्द सही पढ़ा जाता है।
लेकिन ये बोलते हैं राम और श्याम, दबा भी नहीं देते ऊपर, हल्के में ले लेते हैं। लेकिन राम और श्याम, और का मतलब तो आप उसकी ओर इशारा कर रहे हो की तरफ, तो ये दोनों क्या है, शब्द युग्म है, और। इस और का मतलब होता है की और इस और का मतलब होता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, ये योजक है, ये समुच्चय बोधक। ठीक है, अव्यय। आपका पटवार में आया था कौन सा, पट और पट, एक ऐसित और एक असित। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा था इनकी मात्राएं जो है वो आपकी कौन सी होती है, मात्राएं। अब सुनो इनकी मात्राएं। ए जो स्वर होता है उसकी मात्रा आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इस गोल गोल का मतलब आपको मात्रा दिखती नहीं है, क्योंकि वो उसके जब स्वर आपका जोड़ते हैं तो वो इसके अंदर समाहित हो जाता है, हलंत को खा जाता है बाकी वो। ठीक है, उसके बाद में जो आ जो स्वर होता है उसकी मात्रा ये होती है खड़ी पाई के रूप में। हर्स्व ए की मात्रा होती है वो इस साइड में लगती है, और दीर्घ ई की मात्रा इस साइड में लगती है। हर्स्व ऊ की मात्रा आपकी इस साइड में लग जाती है, और दीर्घ ऊ की मात्रा इस साइड में। फिर उसके बाद में आपका री की मात्रा ऐसे लगती है, इसलिए दृश्य न होकर वो क्या नाम था, दृश्य था, री है ये। उसके बाद में ये जो ए है उसके ऊपर एक लगती है, आगे वाला जो आई है उसके ऊपर दो लगती है। ठीक है, और उसके बाद में आपका ओ आता है, और उसके बाद में आपका औ। ये 11 मात्राएं होती है जो आपको दिख रही है। क्या ये री है, तो दृश्य, हृदय, ऋषि, कृषि, वो वाला है कृषक। अब इनको आप देखो एक बार, पहले नोट कर लो। ठीक है, नोट करने के बाद में इनको समझते हैं। ठीक है, इनको नोट करने के बाद में हम क्या करते हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, और ये आपकी होगी मात्राएं। अब ये जो ए स्वर की जो मात्रा होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, इस मात्रा को क्या कहा जाता है, उदासीन मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीन मात्रा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उसमें मात्रा आपकी दिखती नहीं है। यहां पर आपको ध्यान में रखना, सर आपका क्या दिखाई देता है, सर उदासीन। आपका ये जो ए जो स्वर आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं अपने, उदासीन स्वर। कई बार आता है एग्जाम में, उदासीन स्वर कौन सा होता है, ए स्वर। क्यों उदासीन स्वर है, दो कारण है इसके। पहला कारण तो आपको ये दिख रहा है, क्योंकि इसकी मात्रा होती जरूर है, गिनी जरूर जाती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। इसलिए कुल मात्राओं की संख्या तो 11 है, नो डाउट। ठीक है, कोई चैलेंज भी करेगा तो हम चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि ठीक है भैया ऐसे होती है 11। अब अगले कहते हैं नहीं होती, नहीं मैं आपसे बड़ा हूं, नहीं होती मात्रा। मैं फिर उनसे एक ही बात पूछता हूं, भैया नहीं होती तो इस शब्द में फिर मात्रा शून्य है। भाई अगला ये कह दे कि ए की तो मात्रा होती नहीं, मात्रा 10 ही होती है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं एचटेट के लिए जो क्लास ले रहा हूँ उसमें बच्चे कहते हैं, बच्चों ने बेचारों ने अलग जगह पढ़ा है, उनको थोपा गया तो वो उनको वो रील उतरेगी नहीं बेगी जल्दी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि सर हमने तो ये पढ़ा, फिर और कहा बच्चों ने। पहले दिन तो मान लिए ओके धोके ऐसे वैसे करके मैंने उदाहरण दिया, फिर दूसरी बार गूगल में टेका। अब गूगल बाबा तो उतना ही बताएगा ना जिसे हम जैसे लोगों ने उसमें टेका है। गूगल पर वही चीज तो आती है कि भाई जितना हमने उनको दिया है, उसमें डाटा फीड है, किसी ने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, वो गूगल से अटैच होती है, तो आप सर्च करोगे तो उतना ही दिखाएगा। आप सर्च नहीं करो, आप करोगे तो। उन्होंने कहा सर, वो कल उन्होंने और पूछा कि सर मैंने ना गूगल पे सर्च किया था, आपने फैक्ट तो बताया था, बट अभी भी मुझे संदेह हो रहा है। मैं क्या, संदेह कुछ नहीं हो रहा, जो आपको ये कह रहे हैं ना उनसे एक ही बात पूछो, ऐसे नाम पूछो उनसे बारी बारी से। भाई अगर आप ये कहते हो कि मात्रा 10 होती है तो मैं मान लूं कि इस भारत में एक भी मात्रा नहीं है। हाँ ये हम कह सकते हैं भारत में मात्रा दिख नहीं रही है, लेकिन मात्रा इसमें कितनी है, 3 है, नो डाउट। मैंने पूछा इसमें मात्रा कितनी है, उन्होंने कहा 3, जवाब तो दिया फटाक। वो फिर वे 3 कहाँ से आए, कहाँ से आए भाई 3, ये पैदा थोड़ी हुए हैं। क्योंकि भय में भी ए की मात्रा, रह में भी ए की मात्रा, और तय में भी ए की मात्रा। इसलिए ध्यान में रखना, मात्राओं की संख्या दिखती ये है आपको, ये वाली 10। मैं इस बात को मानता हूं, दिखने में 10 होती है, गिनने में मात्राएं 11 होती है।
ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि कमल में आपके है, नहीं तो फिर भारत जो शब्द है उसमें तो 2 मात्रा पे काम सिमट जाएगा, क्योंकि भारत में कितनी मात्रा होती है? 4। तो आपको याद रखना भारत में मात्रा होती है 4। तो आप ये मात्रा गिनाऊंगा अभी आपको। अच्छा, 2 3 4 होगी ना? मात्रा आपकी भय की नहीं है, मात्रा रह की नहीं है, मात्रा तय की नहीं है, मात्रा तो आ की है, मात्रा इस ए की है। इसीलिए तो मैंने लिखाया था स्वर में कि स्वरों की मात्राएं होती है, लेकिन व्यंजन में ये लाइन लिखी है, पन्ना पलट के देख लो कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। पन्ना पलट के देखो क्या लाइन लिखी है, देखो देखो, याद हो जाएगा आपके। देखो देखो, मुझे तो याद है, आपने ऐसा एरो लगाया या नहीं लगाया मुझे पता नहीं, मुझे तो याद है कि मैंने तो एरो लगाया था। जिक्र ही नहीं किया? अच्छा, व्यंजन आपको अभी लिखाया ही नहीं, कहाँ से जिक्र करूँ, सॉरी शक्तिमान, अभी शुरू करेंगे। मैं और किसी को लिखाता हूँ तो मैं सोचा आपको लिखा दिया। चलो चलो अभी लिखाते हैं, इसके बाद में आएगा व्यंजन का काम ही। इसलिए व्यंजन में जब आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद में, तो आपको मैं ये बताऊंगा कि व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती। अब ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। अब आ जाओ, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कौन से वाले स्वर को एक गिना जाता है। ये जो है आपको, इसको एक गिना जाता है, इसको 2 गिना जाता है, इसको 1, इसको 2, इसको 1, फिर इसको 2, फिर इसको 1, और फिर इन सभी को क्या गिना जाता है? 2 2। यानी कि मात्रा या तो 1 है या फिर 2 है, 3 मात्रा कभी नहीं होती। या तो आपको 1 गिननी है, या हरिओम कितनी गिननी है? 2। उस दिन आप कह रहे तो क्या पता इसकी 2.5 हो जाए, 2.5 कुछ नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। या तो 1 मात्रा या फिर 2 मात्रा है। तो अब जैसे कि मान लो आप अपने अपने नाम की मात्रा गिन दो, फटाफट गिनाई थी आपको शायद, गिन ली, छोड़ो फिर, ठीक है आगे चलते हैं। मात्रा गिन ली आपने, बट आपके सामने यहाँ पे ध्यान में रखना, अगले पेज पर चलता हूं मैं, और आपको ये पूछना है मात्राओं के प्रकार कितने होते हैं। मात्राओं के प्रकार, तो बहुत ही सिंपल सा जवाब आपका आ जाना चाहिए, कितने प्रकार होते हैं मात्राओं के? मात्राओं के प्रकार, मात्राओं के प्रकार। तरह कैसे लिखते हो? मेरी तरह लिखते हो या आप ऐसे लिखते हो? ऐसे? ऐसे नहीं लिखते हो, ऐसे वो ऐसे लिखते हो, ऐसे? ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। इसको भी और अपने कर सकते हैं ऐसे करके। अरे यार तू तो महान है मेरे भाई, ठीक है ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ऐसे करके, है ना। ये महान है तो कोई बात नहीं, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। ऐसे तो है भाई, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें होती है आपकी, मेरे से तो ये मिटोने वाला काम ताबे नहीं आता। ठीक है, चलो मात्राओं के जो प्रकार है वो कितने हैं? मात्राओं के प्रकार, जैसे कि आपको बताया गया, मात्राओं के प्रकार आपके 2। क्यों 2 है? क्योंकि एक छोटी मात्रा और दूसरी बड़ी मात्रा। तो आपको छोटी मात्रा जो उसको क्या कहा जाता है? छोटी मात्रा बोल दो। छोटी मात्रा जो उसको ह्रस्व मात्रा कहा जाता है, ह्रस्व मात्रा, ठीक है। और जो बड़ी मात्रा उसको क्या कहा जाता है? दीर्घ मात्रा। तो आप समझ गए होंगे, ह्रस्व जो स्वर है वो आपकी ह्रस्व मात्रा होती है, और दीर्घ स्वर होते हैं वो दीर्घ मात्रा होती है। जो आपके ह्रस्व स्वर कितने? 4, ए ई उ री। क्या होते हैं आपका? ए ई उ री मूल स्वर होते हैं। उन चारों की मात्रा क्या होती है? ह्रस्व होती है, और इनको क्या गिना जाता है? एक गिना जाता है। लेकिन जब आप ये एक, तो मैं आपको ये ऐसा लिख रहा हूं, और ये लिख रहा हूं मैं आपका खड़ी पाई, इसका निशान होता है खड़ी पाई का। छंद में पढ़ा होगा कभी आपने, छंद आपने पढ़े नहीं तो कैसे पढ़ोगे? ठीक है, आप जब मात्राएं गिनते थे, जब आप छंद लगाते थे, तो खड़ी पाई और अवग्रह चिन्ह लगाया करते थे। अब यहां पर इनकी मात्राएं छोटी है, उनको एक गिना जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है खड़ी पाई। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन उसके बाद में आपकी दीर्घ मात्राएं कितनी होती है? आपकी 7। कौन कौन से 7 होते हैं आपके? आ, उसके बाद में दीर्घ ई, आपका दीर्घ ऊ हो जाएगा, उसके बाद में आपका ए, आई, ओ और औ। ये जो है इन सब को कितना गिना जाता है? 2। और इनको किससे लिखा जाता है?
अवग्रह से लिखा जाता है। इसको अवग्रह बोलते हैं, ये कोई सूरज का एस नहीं है, ठीक है, याद रखना, मतलब आपके नाम का एस नहीं है, ये अवग्रह है। कर लो नोट, फिर मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। तो स्वर का मामला जो है वो आपका फिनिश होता है इन्हीं मात्राओं के साथ में। डाउट तो अभी तक तो कुछ नहीं है आपके, लेकिन जब उनको रिकॉल करो, डाउट आए तो आप बिल्कुल 100% पूछना। और एक आदत बनाओ कि घर जाके एक बार जितना पढ़ा उतना बस एक बार पढ़ लो, उससे ज़्यादा की तो हम बाद में करेंगे कुछ अपेक्षाएं, लेकिन अभी इतना सही। एक पेज पढ़ा है तो एक पेज को रिकॉल कर लो, और दो पेज पढ़े हैं तो दो पेज को कर लो। फिर आपको तो मैं विलोम शब्द और पर्यायवाची अभी बस ये वीक निकल जाए, अगले वीक से शुरू कर देंगे। मैं लिखवाना शुरू कर दूंगा 5-5, 10-10 साथ में, ताकि आपकी आदत बन जाए। जब तक ये चैप्टर खत्म हो पहला वाला, इसमें अभी 2 से 3 दिन लगेंगे आपको, वो भी बेसिक बातें आपको बताऊंगा जो बिना एग्जाम की चीज़ें जो होती है, जो आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा था, जैसे कि मान लो मैंने एक छोटा सा 2-3 शब्दों का एक नाम लिखा कि दिवस था अवसान नजदीक, दिवस का था अवसान नजदीक, ऐसे करके मान लो आपने शायद सुना होगा। मैं तो केवल ये बता रहा हूं कि आप उसके ऊपर लघु गुरु को कैसे लगाते हो। इन दोनों का नाम होता है, वैसे इसका नाम लघु और उसका नाम गुरु होता है, ठीक है, छंद विधान में होता है, यहां पर आपका कोई काम नहीं। अब इसकी मात्रा कैसी है, छोटी ई की मात्रा है ना, तो क्या लगाऊं मैं, लघु। यहां पर ए की मात्रा क्या लगाऊं मैं, लघु, इसको क्या लगाऊं, लघु, ये लघु लघु है, यही ये खड़ी पाई खड़ी पाई खड़ी पाई है, ठीक है। यहां पर आ की मात्रा तो क्या लगाऊं मैं, गुरु लगाऊं। यहां पर खड़ी मात्रा तो क्या लगाऊं, गुरु लगाऊं। यहां पे लघु, यहां पे लघु, यहां पे गुरु, यहां पे लघु, गिरना आसान हो जाता है आपका, ठीक है। छंद में तो 3-3 के जोड़े बनते हैं ऐसे, ठीक है, छंद में क्या बनते हैं ऐसे, 3-3 के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा बन गया, तीन तीन को मिलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है छंद भाषा में, ठीक है, क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। एक जोड़ा ये बन गया, तीनों लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये आपका बसंत तिल का छंद आता है, उसका ये लक्षण है। बसंत तिल का छंद आता है, उसका लक्षण है ये। हम्म, बोलो बोलो क्या बोल रहे, नहीं नहीं बोलो, मोटो सारो सांस लिए, कुछ तो बोलना चाह रही थी। बोल बोल, अभी बोलना चाह रही है, कुछ याद आ रहा है क्या, ये सुसारिया भरा है के। हाँ, यही बोलना चाह रहे थे मुझे है। हाँ, साहित्य में आती है, साहित्य भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, तो पढ़ना पड़ता है बहुत सारे से, आपको पढ़ाया जाए है। यह माता राज भान सलगा, भान सलगा, सलगा आता है ना, नैसल, नगन होता है ये, नगन होता है, ठीक है। यह माता राजभा, ये शायद होता है यह माता राजभा, देखना पड़ेगा मुझे, वो लाइन लिखनी पड़ेगी तब याद आ जाता है, ऐसे सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है। यह माता राज बांसल, चलो, क्या हो गया, हाँ मात्रा गिन लो तो, इसकी 3 मात्रा है, इसके साथ में 2 2 4 और एक 5 मात्रा है, 1 2 4 मात्रा है, कितनी टोटल मात्रा होगी, इसमें आपकी 12 मात्रा होगी, ठीक है, 5 4 9 और 12, ठीक है। लेकिन इसमें क्या गिने जाते हैं, आपके वर्ण गिने जाते हैं वसंत तिलका में, ठीक है, लेकिन गण बनते हैं उनके, वो कौन से बनते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको मात्रा ऐसे लगानी है, बस आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये लघु है ये गुरु है। ये आपका स्वर का चैप्टर होता है, कंप्लीट क्लोज हो जाता है। नहीं उतारो तो उतार लो, ये मैंने समझाया है,
अगर आपको लगता है कि छोटोड़ी मात्रा અહીંયા લાગશે બડોડી અહીંયા લાગશે तो उतार सको, उतारना में कोई कंजूसी नहीं रखनी। अब शुरू करेंगे हम व्यंजन, व्यंजन जो है, ठीक है। और फिर आपका टेस्ट होगा, आपको कितने व्यंजन आते हैं, ठीक है। अभी टेस्ट होगा आपका लाइव टेस्ट। अभी तो आते हैं, आज नहीं, अभी आज में तो बहुत लंबा समय पड़ा है, हैं? तो नेक्स्ट पेज पे चलूं। तो अब आपका पूरा जो स्वर का मामला है कंप्लीट आपका हो चुका है। अब अपने बात करते हैं, हेडिंग है आपकी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो, और उसके अलावा आपके आने वाले हर एग्जाम की हिंदी जो जो आपके टॉपिक पढ़े जाएंगे, उसको तो ये मान के चलना कि आप अंतिम रूप से ही पढ़ रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं है। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कि मान लो मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया तो उसमें चीज छूटेगी नहीं, मान लो बस कोई सा भी एग्जाम की बात करो, वो पूरी पढ़ेंगे। और पूरा टॉपिक ही हमने छोड़ दिया जो सिलेबस में नहीं है, वो तो अलग कहानी है। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। तो व्यंजन जो आपके होते हैं उनके बारे में आप क्या जानते हो, बताओ क्या जानते हो भाई? कहाँ से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। ये तो आपको पता है कि इनको क्या बोला जाता है, आपका स्वरों की सहायता से बोला जाता है। सबसे पहले अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो आपको याद रखना है, व्यंजन जो है वो आपका किससे बना हुआ शब्द है? वे धन अंजन से बना हुआ शब्द है। वे धन अंजन, अंजन का मतलब क्या होता है? अंजन का मतलब, अंजन का मतलब होता है वो अंजन नहीं। ये कौन सा अंजन हो गया? अंजलि वाला अंजन नहीं, ये तो अंजलि होता है वो तो। अंजन का मतलब होता है वो इंजन होता है, मैं समझ गया, फटफट करने वाला इंजन होता है वो। अंजन का मतलब होता है आंख में डाला जाने वाला काजल। काजल वो अजय देवगन वाली काजल नहीं है, आंख में डाला जाने वाला काजल है। सुरमा, सूरमा नहीं सुरमा, सूरमा कहते तो वो अलग हो जाएगा, है दाल बाटी चूरमा और राजस्थान वाले सूरमा, वो वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। वे धन अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल, यानी कि आंखों में डाले जाने वाला सुरमा, और वी जो है आपका उपसर्ग। लेकिन मेरा बताने का मकसद यही है कि इस शब्द में कौन सी संधि लगती है? यण स्वर संधि आपकी लागू होती है, याद होना चाहिए बस आपको। अब अगर हम उपसर्गों की बात करें तो इस शब्द को आप देख सकते हो भाई, वी उपसर्ग है, अगर इसका अर्थ लो तो इसका अर्थ होता है विशेष, या फिर यह अर्थ देता है विपरीत का, उल्टा अर्थ देता है, ठीक है। उल्टा जब आप अर्थ देता है, लेकिन अंजन का मतलब सुरमा है और वी का मतलब विशेष, क्या व्यंजन विशेष प्रकार का सुरमा है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उपसर्गों का काम यह है कि जिस भी शब्द के साथ में जुड़ते हैं उस अर्थ को बदल देते हैं, एकदम से बदल देते हैं, सुंदर बना देते हैं और भी बढ़िया बना देते हैं, जो मूल अर्थ है उसको एकदम से त्याग देते हैं। अब सुरमा जो है उसमें आपने जैसे भी उपसर्ग जोड़ा व्यंजन बन गया। व्यंजन का मतलब तो होता है क्या? पकवान, पकवान वही ऐसे लिखते हैं, वो कोई दूसरा थोड़ी है, दोनों सेम ही है। तो भाषा में हर शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सुनाया था क्या मैंने? अब सुन लो दोबारा, और नहीं सुनाया तो। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, और सारंग धरियो सारंग, सारंग सारंग माए, दोहा है ये। इस दोहा में सारंग शब्द का प्रयोग 8 बार है, और 8 में से 5 बार सारंग शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो इसका मतलब तो वही काम यहाँ पे है। 108 अर्थ है, क्या क्या बताऊं। पहला जो है ना कि सारंग ले सारंग चली, मटका लेकर महिला चली, सारंग पूग्यो आए, उतने में सारंग बादल पूग गया, बादल मतलब आया नहीं चल के, मतलब बारिश होने लग गई। सारंग धर्यो सारंग,
पहली लाइन क्या थी, सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, फिर सारंग धर्यो सारंग, कि उस सारंग ने आगे चलकर मटका नीचे धर दिया, मतलब पानी लेने के लिए वो जा रही थी, तब उस तालाब पे उस पानी लेने वाले स्थान पर जब पहुंची तो उसने वो मटका नीचे में रख दिया। और उसके बाद में फिर, भाई मेरे बीच में आ जाए यार, मेरी वो तो बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरी भाषा से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता हूँ, हिंदी की कोई अलग बात है, ये पढ़ाने का विषय है, ये तो घर चलाने का विषय है, अपनी भाषा तो वही है। ठीक है। सही कह रहा हूँ तो फिर लास्ट लाइन क्या थी, सारंग धर्यो सारंग 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 माए। इसका मतलब यह है कि जैसे ही महिला जो है वो आपका मटका भरने लगती है तो उस समय उसका पैर फिसल जाता है और वो उस तालाब में मटके सहित चली जाती है। इसका अर्थ ये था है नाग, इसी का दूसरा अर्थ लिया जाता है। सारंग का मतलब मोर होता है, सारंग का मतलब वाणी होता है, सारंग का मतलब सांप होता है, इसका मतलब हरिण होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ लिया जाता है हरिण, वही हिरण होता है। चले आगे, बातों मेरू जीतना थोड़ा मुश्किल काम है। बातें करो बहुत ज्यादा हूं मैं। चलो आगे आ जाओ। क्या बता रहा था, मुझे गुमराह कर दिया आपने। चलो देखो, अब मैं ये कह रहा था कि व्यंजन जो शब्द है वो आपका वी धन अंजन से बना हुआ है, जो आपका यण स्वर संधि का रूल लगता है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि व्यंजन जो आपकी होती है वो कौन सी इकाई होती है, परतंत्र इकाई है। ठीक है, इसके साथ में आप इसको बोलते हो आपकी प्राधीन इकाई। कौन सी इकाई, प्राधीन इकाई। और एक शब्द और आता है आपके लिए, कौन सी इकाई, प्राश्रित इकाई। इनका मतलब होता है भैया ये दूसरों पर आश्रित होती है, दूसरों पर अधीन होती है, दूसरों के तंत्र पर चलती है। और तो वो दूसरा कौन है जिसके तंत्र पर ये चल रही है, जो है स्वर। अर्थात यह जो आश्रित होती है वो किन के ऊपर होती है, तो सीधी सी बात याद रखना, ये स्वर के ऊपर आश्रित होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना, व्यंजन का मूल रूप जब होता है ना, कौन सा रूप है, व्यंजन का मूल रूप। शायद आपने इसका पहली बार ही जिक्र सुना होगा अपने जीवन में, 100% मुझे पता है कि व्यंजन का मूल रूप सुना है। व्यंजन तो हम सबने सुना है, लेकिन व्यंजन का मूल रूप कौन सा होता है। हाँ अंजलि, इतनी सीरियस क्यों हो रही है, बता उत्तर। बोलो, नहीं सुना। हाँ तो ऐसे बोलो नहीं सुना, सीधा बोल दो, मना कर दो, नहीं सुना तो नहीं सुना, क्या ही बड़ी बात है उसमें। आप सुन लेना लेकिन आज के बाद में जवाब देना। व्यंजन का मूल रूप जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, बट रूप होता कौन सा ये बताता हूं। व्यंजन का किस जगह के लिखो, व्यंजन के मूल रूप की कोई मात्रा नहीं होती, कि कोई मात्रा नहीं होती। ये लाइन पूछ रहा था मैं, कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हम तो पहुंचे नहीं थे, पहले ही पूछ लिया आपसे, कोई मात्रा नहीं होती। अब बात ये आती है कि सर व्यंजन का जो मूल रूप है वो कौन सा होता है। ये वाला जो रूप है ना उसको क्या कहा जाता है, ये वाला रूप है वो व्यंजन का मूल रूप है। स्वर हट गया, ये व्यंजन का मूल रूप है, इसकी कोई मात्रा नहीं है क्या मात्रा, नहीं गिन पाओगे इसकी मात्रा। लेकिन जो प्रॉपर जो आपका व्यंजन होता है उसमें तो स्वर जुड़ जाता है। भाई हम तो यही परिभाषा पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं ना, परतंत्र प्राश्रित इकाई, इसके साथ में जब स्वर कनेक्ट हो जाता है तो आपका क्या बनता है, व्यंजन बनता है। तो उस व्यंजन में तो आपका स्वर होता है, तो स्वर की तो मात्रा होगी। तो आपको यह बताना चाहिए कि व्यंजन के मूल रूप की कोई भी मात्रा नहीं होती। और व्यंजन का मूल रूप कौन सा है, वो वाला है। याद रखना, आगे चलकर संधि में काम आएगा ये। ठीक है, अगली बात, अब आगे चलते हैं। स्वर में शायद आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, शायद लिखाई होगी है ना। लेकिन आपको याद रखना कि व्यंजन के मूल रूप का देर तक उच्चारण नहीं किया जा सकता, देर तक
देर तक उच्चारण नहीं किया जा सकता, देर तक उच्चारण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब जब हम यहां पे बात करें तो आपको ध्यान में रखना, नहीं किया जा सकता है। कैसे? स्वरों का उच्चारण देर तक कैसे किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी इच्छा है तो आप आ की मात्रा को, ई की मात्रा को, ऊ की मात्रा को, ए की मात्रा को ले जाओ, लंबा खींचो। ठीक है। लेकिन जब व्यंजन का मूल रूप आपका होता है तो क्या इसको खींच सकते हो क्या आगे? इसकी तो मजबूरी हो जाएगी, आपको बोलते ही छोड़ना पड़ेगा। क है ये, क बोला आपने क और हाथों हाथ छोड़ दिया क। लेकिन जब आप इसमें आ की मात्रा जोड़ दो तो फिर तो का हो जाएगा, सा हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि व्यंजन का जो मूल रूप होता है उसकी कोई भी मतलब उसका उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है। कर लो नोट, फिर परिभाषा करते हैं अपने इसकी। तो इशारा भाई साग साग करे। हम्म हम्म हाँ, कर ले तीनों लाइन नोट। अब हम बात करेंगे व्यंजन जो है उनकी परिभाषा क्या होती है। वैसे हमने एक सामान्य सी परिभाषा सुनी होगी कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे तो अगर आप उसको अलग अर्थ ले रहे हो तो अंजन का मतलब सुरमा ही है, वैसे अंजन सुरमा ही है। लेकिन जब आप इसके साथ में वी उपसर्ग जोड़ देते हो तो इसका अर्थ क्या बन जाता है? ये इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए ना, इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है। आगे चलकर ये बात आपको कब समझ में आएगी, ये बात मैं जब उपसर्ग पढ़ाऊंगा तो ये कहानी समझ में आएगी आपको अच्छी तरीके से। उपसर्ग में आपका ऐसा ही होता है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, या तो आप इसको पकवान बोल सकते हो, लेकिन यहां पर तो आप पकवान अर्थ नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको पहले दिन मैंने कहा था कि आपका जो शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है, उसका अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग वाक्य में करोगे, आज घर पर अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, तो अब पकवान का अर्थ हमें उन्हीं से लेना होगा। अगर मैं ये कहूं कि आज हम व्यंजन पढ़ेंगे, तो व्यंजन का मतलब आपको ये लेना होगा। तो आप इस शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हो, वाक्य में प्रयोग जब करते हैं तो उसका अर्थ जो है वो आपका निश्चित हो जाता है। तो यहां पर इसका अर्थ पकवान भी होता है, और इसका अर्थ जो है वो आपका क्या होता है, आपका वर्ण का प्रकार भी होता है। ये एक वर्ण का प्रकार भी है, तो आप इनके अर्थ ग्रहण कर सकते हो, दो अर्थ हैं इनके। आप व्यंजन की जो परिभाषा, एक सिंपल वाली परिभाषा की बात अगर करो तो आप इस प्रकार से परिभाषा ले सकते हो, कौन सी? स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वरों की
सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। एक तो परिभाषा ये होगी, वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इस परिभाषा को हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन भाई अब हम हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में, ठीक है। पहले थे हम स्कूल की दुनिया में, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे सर इसकी प्रोफेशनल परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो लिख ली तो मैं अगले पेज पर चलूं। लिखी हुई है वैसे तो आप सीधा ही लिख सकते हो बिना देखे इनको। अब इसकी मूलतः जो परिभाषा अब अपने आप के बीच में आती है वो कौन सी होती है? हेडिंग डालेंगे सर परिभाषा। परिभाषा जो है वो आपके बीच में क्या आती है? क्या है परिभाषा? बोलो। स्वरों की जो परिभाषा लिखी थी या नहीं लिखी थी? लिखी थी शायद। तो आपको यहाँ पे याद करना है सर कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु, मुख से निकलने वाली प्राणवायु, मुख से निकलने वाली प्राणवायु या श्वास वायु। अब श्वास वायु और प्राणवायु क्या होती है? श्वास वायु और प्राणवायु की बात अगर करें, हमारी हृदय से जो भी आवाज यहां से निकलती है उसको प्राणवायु कहा जाता है। जैसे आप क बोल रहे हो, उसका उद्गम हृदय माना जाता है सभी का। हृदय से निकल कर कभी कंठ में, कभी तालु में, कभी मूर्धा में, कभी ओष्ठ में, कभी दंत में प्रभाव डालती हुई ध्वनियां बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहा है कि एक ऐसी ध्वनि जिनका जब आप उच्चारण करते हो तो आपकी प्राणवायु या श्वास वायु में क्या हो जाए? श्वास वायु में बाधा उत्पन्न हो जाए। तो बाधा उत्पन्न किसकी होगी? बोलो। प्राणवायु। और इसमें आपकी बाधा उत्पन्न किसकी होती है? प्राणवायु में बाधा उत्पन्न हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्यंजन कहते हैं। तो उसे व्यंजन कहते हैं। ये बात आप सबको याद रखना है। यहाँ पे मैंने कहा कि प्राणवायु में जब आपकी बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? किसकी बाधा आती है? किसकी बाधा आती है? बोलो बोलो। उच्चारण की? किसकी बाधा आती है? इनकी स्वरों की बाधा आती है। मतलब आपको हर व्यंजन में स्वर कनेक्ट करके पढ़ना है। प्राणवायु या श्वास वायु का ही मतलब आपका यहाँ से निकलने वाली ध्वनि, आवाज या जो आपके उच्चारण स्थान है उनसे है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है आपकी स्वर की। इसलिए बोला जाता है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, ठीक है। तो आपको याद रखना, जब आप स्वर की परिभाषा लिखते हो तो सेम ही परिभाषा, उसमें एक चीज ऐड हो जाती है। वो क्या हो जाती है? क्या ऐड होगी? कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राण वायु श्वास वायु में बाधा उत्पन्न न हो। उसमें बाधा उत्पन्न क्यों होगी? स्वर यह खुद कहां से बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन यहां पे बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। हो गया आपका काम। अब लिखेंगे अपने व्यंजन वर्णों की संख्या। क्या लिखोगे आप? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको यहां पे मैंने कहा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? जानते हो आप? 33 होती है। लिखना भी आता है आपको? नहीं आता? नहीं आता लिखना? लेकिन यहां पर अगर व्यंजन वर्णों की बात करी जाए तो व्यंजन वर्णों के सामान्य प्रकार कितने होते हैं? व्यंजन वर्णों के
सामान्य प्रकार की बात अगर करी जाए, व्यंजन वर्णों के सामान्य प्रकार कितने होते हैं आपके? 3। अगर व्यंजन वर्णों के प्रकारों की बात आ जाए तो 3। यहां पर मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि अभी हम इन व्यंजन वर्णों को लिखेंगे तो वहीं पर उनको वर्गीकृत कर देंगे बस। ठीक है, फिर उनकी एक एक लाइन नोट करेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो सीधा ही जान लेंगे। अब सर ये 3 भेद होते कौन कौन से, आपको पता है क्या? कौन कौन से 3 भेद होते हैं आपके? पहला होता है आपका कौन सा? पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वर्ण का पहला होता है स्पर्श व्यंजन। तो दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो आपका होता है उसको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो 3 प्रकार के व्यंजन आपके होते हैं। कितने व्यंजन? 33। उनको कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब कौन से स्पर्श है कौन से ऊष्म है, तो मैं आपके अगले पेज पर एक टेबल बना रहा हूं, इनको नोट कर लो। और पहले तो मुझे ये बता दो कि आपके 33 याद है क्या? किस किस के याद है, ईमानदारी से बताओ कि मैं अब 33 अब चुटकियों में लिख दूं जी, यूं लिख दूं? है, लिख तो दिया, लिख दो फिर, लिख दो फिर, मैं लिखूंगा, मिलान कर लेना। लिखो, कोशिश करो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो परखो क्या कमी रहेगी, उसमें सुधार करो। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे हम। हम्म। हाँ, हाँ, आपने की, आप हुआ। तो कोशिश करेगा वही फेल होगा ना, पास कौन होगा? जो कोशिश करेगा वही पास होगा। अभी कोशिश ही ना करो, फॉर्म ही ना भरो, तो भाई कहाँ से पास होगे और कहाँ से आपको? ठीक है? हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है आगे? लिखो। है, नहीं नहीं, ऐसे क्यों जरूरी है कि जो मेरे से पढ़े वही पास हो? कोई बात नहीं, मैं फील नहीं करता हूँ, नो टेंशन। जब यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ तो लाइव कमेंट चलते हैं, बच्चे कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कहते हैं, फील नहीं करते। हमारा काम क्या है, हम एक जैसी स्थिति में बने रहें। बच्चे मन के सच्चे हैं, कुछ भी बोल दे। ठीक है। हाँ। बच्चे मन के सच्चे है। हाँ, तो मतलब जो पढ़ने वाला वो एक तरीके से बच्चा। रिटायर्ड फौजी पढ़ते हैं और मैसेज करते हैं बाद में, तो बहुत अलग से फील आता है। मैसेज पढ़ा है अभी मोबाइल में, रोज की क्लास लेते हैं मेरी, बहुत पढ़ के अच्छा लग रहा है। यूपी वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने हिंदी पढ़ी थी बट आप जैसी नहीं पढ़ी हमने कभी भी। फील होता है। कोई कोई यही कहते बोले थारो डोल या अच्छो कौन लागा मैंने तो। अब उनका क्या है, ना लगे तो ना लगे, भगवान थोड़ी हम। मतलब शकल अच्छी नहीं लगी, डोल का मतलब शकल। नहीं गुरु जी थारी शकल ही बढ़िया कौन लगा मान, तो मैं ना लगा तो ना लगा भाई, करनो ही क्या मन, मेरे शकल नु काम कर लियो। शकल से जिसको काम है वो घर बैठी है। है, सही बात है। तो हम फ्रैंकली बोलते हैं यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। है, लाख थोड़ी, एक मतलब लाख से भी ज्यादा कीमत है, उस बात की कीमत है ही नहीं, इसकी तो अनमोल है। ठीक है, चलो। मैं तो आपको काम लगाया था, बातें लग जाते हो, मैंने कहा मैं तो बातें कर रहा हूँ, चुप होता नहीं हूँ। लिखो अंकिता, तूने कहा था मैं लिख दूंगी। सर्दी लग रही है क्या तेरा, ऐसा क्यों मतलब डबटीज रही है? लिखो, नोट करो, फटाफट लिखो 33। अभी मैं उनका वर्गीकरण करके ही जाऊंगा, चाहे सर की मुझे 5 मिनट लेनी पड़ जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। अब मैं अब मैं आपके लिए मैं चार्ट बना रहा हूं, आप उनका मिलान कर लो फटाफट। नहीं नहीं, पहले तो आप बनाओगे फिर मैं बनाऊंगा। इतना जल्दी भी मैं नहीं लिखने वाला हूं। वर्गीकरण इनका पूरा हम करेंगे कल। ये 3 भेद जो है, आ लो, 3 अलग अलग बॉक्स बना दिए, इसमें अपने लिखेंगे।
लिख दिया रे। अच्छा इसने लिखा क्या? ये बातें कम करती है ये। क्या? ये विचित्र सवाल है, कैसे कैसे लिखोगे? कितने हो गए ये? 33 कर दिया? कुल मिला के कर दिए 33। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 28 28 29 30 31 32 33 कर तो दिया, पर गड़बड़ है। पंचम कहाँ गए? एक ही नहीं लिखा। 33 पूरा कर दिया उसने, पंचम लिखे ही नहीं। हम्म। इनका ऐसे लिखने का क्रम होता है, ऐसे उल्टे पुल्टे मत लिखो यार, ऐसा मत करो। हाँ है। अमिताभ बच्चन वाली को फिल्म नहीं देखी क्या? है वो वाले जिसमें अमिताभ बच्चन से एक रेडियो चला रखा था, कुली नंबर 1 है, पता नहीं कौन सी है उसमें, कभी आमलेट बना रहा है कभी कुछ बना रहा है, वो वाले नाम नहीं याद आ रहा। वो कर दिया आपने तो घास राबड़ी। फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। चलो, ये आकांक्षा ने लिखे, गिन रही है, पर 36 हो रहे हैं इसके तो। कितने हो रहे हैं आकांक्षा? कितने हो गए? अरे काउंटिंग बता फटाफट। कितने हो गए? 36? मैंने बिना कॉपी देखे बता दिया, मतलब 36 हो गए। अब सुनो ध्यान से, फटाफट लिखो 33 कौन से होते हैं। वर्गीकरण कल करूंगा मैं इनका, आते हैं ना, क्योंकि समय हो चुका है। चलो देखो, पहला आपका है यहाँ पे। अब इनको क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है, ये अपने कल की बात है, ठीक है। इनका यही सीक्वेंस होता है और ऐसे ही आपको लिखना होता है, क्योंकि इनके अपने अपने अलग अलग वर्ग होते हैं। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, इनका विभाजन ऐसे ही करना चाहिए। यह भी सबसे मुश्किल काम है वर्णमाला लिखना, आसान काम नहीं है ये। अरे रुक तो यार, 1 मिनट पूरा लिखने दे, भूल जाऊंगा मैं। हाँ तो यार बीच में मतलब उल्टा पुल्टा लिख दूंगा, और तो क्या ही है। ठीक है, कई बार दिमाग के ऊपर से चले जाता है ये। ये लो आपके 33 कंप्लीट। अब मिलान करो, कौन कौन सा आपने कहाँ लिखा। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण जो है मैं कल आते ही इस टेबल को वापस बनाऊंगा, इनको समझाऊंगा कौन से वर्ण को क्या कहा जाता है, इनका वर्गीकरण आपका क्या रहता है, ये सारी लिखवा। आप तो इसलिए रहा हूं ताकि मैं ये देखूं कि आपको पहले से कितना आता है। मुझे पता है आपको, आपने तो, आपको नया इंस्टॉल करना पड़ेगा हिंदी वाला जो फोल्डर है वो। पहले वाला फोल्डर तो ऐसे मान लो रद्दी की टोकरी है क्या? ये ये च छ ज झ इये कल पढ़ के सुनाऊंगा सारा। इये बोला था। क ख घ घ अंगे, च छ छ झ झ इये, ट ठ ढ ढ अण, फिर त थ ध ध न, फिर प फ भ भ म, फिर आपका य व र ल, और उसके बाद में स है। क्या हो गया रे भाई इतना? ये आपके 33 हैं, 25 29 33। इनका वर्गीकरण हम कल करेंगे, किसको क्या कहा जाता है, कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण है, इनका नामकरण क्या है, उसके आगे चलकर एक सारणी और बनाएंगे। हाँ क्या? क्या कह रहे हो? एक साथ? नहीं एक साथ नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। जैसे बना रहा हूं वैसे बनाना है, ताकि दिमाग में अब छप जाए, ऐसे कैसे ही छप जाए। प्रश्न आते हैं यहाँ से बहुत सारे। चलिएगा, आज की इस कक्षा को इतना ही, मिलते हैं अपने कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सेव कर देना है।